तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फिज़िक्स पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। मैंने पूरी कोशिश की है फर्स्ट एपिसोड में भी और आगे करते रहेंगे। मतलब आपको अच्छा भी लगेगा और नॉट सिर्फ अच्छा लगेगा, इसका फ़ायदे भी बहुत निकल आएंगे। ठीक है, तो आज हमारे लॉज ऑफ मोशन पे बात करने की बारी है। ठीक है, तो अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपके डोमेन से शुरू करते हैं चीज़ें, है ना। कि भाई आप तो एकदम बहुत प्रोफेशनल होते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि ये जेईई के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, क्वेश्चंस आते कि नहीं आते, है ना। तो पहले तो मैं इस चीज़ को समझा दूं, उसके बाद हम बात करेंगे इसी एपिसोड में कि भाई एग्जैक्टली लॉज ऑफ मोशन है क्या, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फिलॉसफी बिहाइंड दिस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, कैसे शुरू हुआ होगा, तब आप अपने आप को अलाइन कर पाएंगे, तब आप सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप ये बहुत ख्याल रखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बेस्ड ऑन फिजिक्स, वो बाय प्रोडक्ट है। एक बार आप फिजिक्स समझ लेते हैं, फंडे समझ लेते हैं, देन आप अपने स्किल्स यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बट अगेन की रोल प्ले करता है कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट इज गॉड। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जेईई के हिसाब से, नीट के हिसाब से, या फिर एडवांस के हिसाब से, है ना। तो अगर आप ऐसा सोचो, ऐसा सुनने में आता है, आप में से कई लोग कहते हैं कि अब नहीं पूछे जा रहे एडवांस में सवाल ज़्यादा एनएलएम से, है ना, कम हो गया है, एक समय था जब पूछा जाता था। तो ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप वहाँ से समझ लेना। मान लो कि पूरा सिलेबस क्रिकेट का है, हाउ टू प्ले क्रिकेट। हाउ टू प्ले क्रिकेट एक चीज है, एक टास्क है जो आपको मिला, मतलब आपको सीखना है कि कैसे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर क्या क्या करता है ना। उसी पे टेस्ट होने, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट होता रहा। अब आप 2020 तक पहुंच गए। अब उसमें बात आती है जो डिफरेंट मॉडर्न कोच आए, अब उन्होंने कहा कि रनिंग टेक्निक पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इससे। क्वेश्चन वहाँ से आएंगे कि कैसे आप अपर कट लगा सकते, कैसे स्क्वायर कट लगा सकते, कैसे लेग ग्लांस कर सकते हैं, है ना, कैसे कवर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों पे आएगा। कैसे आप गुगली कैरम ये फेंक सकते, कैसे आप डबल डाइव मार सकते हैं, है ना। तो वो उन सारी चीज़ों पे आएगा। बात बिल्कुल सही है। तो रनिंग टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैकेनिक्स क्रिकेट है तो एनएलएम जो है कहीं ना कहीं से वो रनिंग टेक्निक है। मुझे एक चीज़ बता दो क्रिकेट के अंदर जिसमें उस रनिंग टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन पिक्चर में नहीं दिखेगा शायद कि रनिंग टेक्निक का क्या है। हो गया भाई, आप कहीं से शुरू करो, बैटिंग से शुरू करो तो रनिंग बिटवीन द विकेट, फुटवर्क। बॉलर हैं आप तो वहाँ पे भी रनिंग टेक्निक, फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी रनिंग टेक्निक। एग्जैक्टली एनएलएम का यही हाल है मैकेनिक्स के अंदर, कि अगर आपको रनिंग टेक्निक नहीं आती तो आप खुद समझ लो कि आप कितने अच्छे बैट्समैन होंगे, कितने अच्छे बॉलर होंगे, कितने अच्छे फील्डर होंगे, इन टोटलिटी कितने अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं आप। लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये तो नहीं दिखता, एकदम से इमीडिएटली हमें ये तो नहीं दिखता कि भाई ये जो रनिंग टेक्निक से तो क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ तो बैटिंग करना है, वहाँ तो बॉलिंग करना है, वहाँ तो डाइव लगा के कैच पकड़ना है या कीपिंग करना है। यहाँ पीटी उषा थोड़ी ना बनना है, उसेन बोल्ट थोड़ी ना बनना है। बात बिल्कुल सही है। तो बॉस ऐसे समझना है आपको कि भाई अगर क्रिकेट और रनिंग टेक्निक का, रनिंग कैसे हमें पता होता है, हमें दौड़ना आता है, हो जाएगा उससे काम, कि दौड़ अच्छी हो, बेहतर हो, तो पूरी क्रिकेट बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज लॉज ऑफ मोशन का होगा। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ना भी आए। लेकिन अगर आपको लॉज ऑफ मोशन नहीं आता है तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता मैकेनिक्स के अंदर, कुछ भी नहीं आता एक्सेप्ट सम फॉर्मूले एंड ऑल। कुछ फॉर्मूले आपको याद है, कुछ डेरिवेशंस याद है, कुछ डेफिनेशंस, बहुत कलात्मक डेफिनेशंस याद है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर मैकेनिक्स का वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनएलएम की जरूरत पे टिका होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एनएलएम जैसी कोई चीज है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एनएलएम ही वो चैप्टर है जहां से आप कह सकते हो कि फिजिक्स सच में सोचने वाला फिजिक्स शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं अभी इसकी थोड़ी स्टोरी बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा, तब वहां से भी आपको पता लगेगा, है ना। ये वो चैप्टर है जो आपको वो मोमेंटम दे सकता है, यही वो चैप्टर है जो आपको आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में डेवलप करा सकता है।
और यही वो चैप्टर है जो आपके थॉट पे कंट्रोल दे सकता है, आपके कॉन्सेप्ट पे कंट्रोल दे सकता है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि अब ये इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई, नीट, मेन, एडवांस्ड या अपने वाले नीट, लॉस ऑफ मोशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बॉस, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं कि लॉज ऑफ मोशन है क्या। अब वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में कई चीज़ें होंगी, कुछ टेम्पटेशन होगा, कुछ विलन भी होंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर, जो मैन मेड विलन्स हैं, है ना, जो पूरी तरह से आपके पूरी पढ़ाई को एनएलएम के पढ़ाई को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ बहुत अच्छे मित्र भी होंगे आपके एनएलएम में, ठीक है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो ये आया कैसे। एक ग्रीक फिलोसोफर होते थे, ठीक है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एरिस्टोटल करके कुछ थे, है ना, बट बहुत पुराने टाइम की बात, एग्जैक्टली ईयर भी नहीं पता हमें, है ना, हाँ, लेकिन बहुत गैलीलियो साहब के पहले, न्यूटन साहब से बहुत पहले, ठीक है। तो उन्होंने सोचना शुरू किया होगा, सोचो, मतलब कोई लॉ नहीं है, कोई फिजिक्स की बुक नहीं है, एच सी वर्मा सर की बुक अवेलेबल नहीं है, यूरोडोप नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये यूट्यूब पे इतने विद्वान लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो लोग ये सोच रहे थे, तो बहुत लोग सोचते होंगे, बट एक नाम आया, है ना। तो फिलोसोफर साहब ये देख रहे थे कि भाई यार कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो काफ़ी टाइम लगाया होगा, उन्होंने सोचा होगा, और फाइनली जो कंक्लूजन उन्होंने बताया, जो लिखा, उन्होंने ये कहा कि जो हेवी बॉडीज़ हैं, पहाड़ी लाइक माउंटेन एंड इस तरह की जो भी चीज़ें, वो ज़मीन पे रहना पसंद करेंगी, वो ज़मीन पे रहेंगी। जो हल्की चीज़ें हैं वो लाइक स्मोक एयर में, आकाश में, आसमान में होंगी। जो छोटी चीज़ें, हल्की चीज़ें लाइक स्मोक जो भी होगा। और जो स्टार्स हैं वो हेवन में रहना पसंद करते हैं, वो हेवन में रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, ऊपर रहेंगे। तो आइडिया क्या था, अब पहले के लोग भी पहले जो लॉजिकल बात करते थे, तो लॉजिक तो देना है कि भाई क्यों ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जो नेचुरल स्टेट है किसी भी बॉडी का, वो रेस्ट पे रहने का है। उनकी फिलॉसफी सोचो, उन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ अगर नेचुरल स्टेट में है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और सबकी अपनी अपनी पसंद है रहने की जगह। हेवी चीज़ ज़मीन पे, हल्की चीज़ आसमान में, और स्टार्स जैसी चीज़ स्वर्ग में। तो इसी बेसिस पे उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी चल रहा है तो वो उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है। अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसको प्रोपेल करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, मतलब कोई चाहिए, कोई उसको खींच रहा है। अगर वो बंद कर देगा खींचना, धकेलना जो भी है, तो वो रुक जाएगा बॉडी। ये उन्होंने थ्योरी दिया। भाई आप यहां से ये मत ही करना शुरू करना, अरे क्या गलत थ्योरी दे दी। भाई साहब आप ये सोचना शुरू करो, जब पूरी दुनिया में किसी को कुछ इल्म भी नहीं है कि हो क्या रहा है, किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और सोचा, सोच समझ के इतनी चीजें बोली, तो जरा इस फ्रेम ऑफ माइंड पे जाइए। चार टेंशन लगा के, दो पुली बना करके अपने आप को गॉड मत समझिए प्लीज, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप चलेंगे तो वहां तक बात समझ आई। फिर तब गैलीलियो साहब ने उसको थोड़ा ठीक किया। गैलीलियो साहब ने कहा कि नहीं जी, कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उनकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं अभी कभी अलग से बात करूंगा। अभी एक सीरीज मैं सोच रहा हूँ, जो पुराने साइंटिस्ट थे, जो फिलोसोफर थे, उनकी बात करें, उनके थॉट्स और वो प्रोसेस आपके साथ लेके आए तब। लेकिन वो मैं तब लेके आऊँगा जब आप कॉलेज में पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं। तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि उसको किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज करनी है, देन फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको उसकी वेलोसिटी बदलनी है, मतलब एक्सेलरेशन के लिए फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये गैलीलियो साहब ने कह दिया। इनको इस चीज को मॉडिफाई करके, थोड़ा और शार्प करके और बेहतर फॉर्म में लेकर के न्यूटन साहब फर्स्ट लॉ में लेके आए, और न्यूटन साहब ने प्रॉपर क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ हमारा है, ये जो हमने पॉडकास्ट शुरू किया हुआ है ये मेरा आइडिया है और ये पहला यूट्यूब पे है, ये सबसे बेहतरीन होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो न्यूटन साहब ने इसका क्रेडिट दिया भी है, और वो कई डॉक्यूमेंट्स और तरीके हैं, और वहाँ से आपको आइडिया लगेगा। वो भी स्टोरी अलग से चलाएंगे, वो भी बहुत मज़ेदार सीरीज होगी। जो ये तो एग्जैक्टली जेई, नीट एंड फिजिक्स प्रिपरेशन एंड फिजिक्स लव को टारगेट करता हुआ है, वो प्योरली फिजिक्स लव एंड इंटरेस्ट के लिए होगा, ठीक है।
तो अब इसमें देखिए न्यूटन साहब ने क्या किया, उन्होंने उसको थोड़ा रीडिफाइन किया विथ सम वैल्यू एडिशन। तब उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया कि जब तक फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी जो मैंने बताई, अब जरा सोचो कि ये है क्या लॉज ऑफ मोशन, कि हमारे अराउंड जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके कॉज पे जा रहे हैं, कि वो क्यों चलना शुरू हो गया, क्यों रुक गया, क्यों घूम गया, क्यों चलने लग गया। तो जितनी चीजें अब हमें दिखती हैं, पुली, ब्लॉक, जो भी अरेंजमेंट है, वो उन्हीं पे, उन चीजों पे बेस्ड होगी, उसी थ्योरी, उसी फिलॉसफी, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या लॉजिक क्या कहता है कि सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, देन हम न्यूमेरिकल्स पे पहुंचे। मैंने शुरुआत में एक बात कही कि देयर विल बी लॉट ऑफ टेम्पटेशंस आल्सो इन दिस चैप्टर। टेम्पटेशन ये है कि आप शुरू करते हैं, बीइंग अ टीचर हमें भी था शुरुआत में कि भी जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल पे पहुंच जाए, एक ब्लॉक लगा दे, पुली लगा दे, बच्चा एक्सेलरेशन निकाल। देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है बॉस, हमारा दिमाग इमीडिएटली फीडबैक चाहता है। सॉल्व वो आंसर आया, फीडबैक आया, ठीक है, फीडबैक ही चाहता है ना, तो फीडबैक के तरीके तो बदल सकते हैं ना, कि आप हर चीज को समझने से खुश होना शुरू हो जाओ तो वो फीडबैक हो जाएगा। आप किसी चीज को फील करने से खुश हो जाओ, वो फीडबैक हो जाएगा तुम्हारे माइंड के लिए। तो अगर आप इस चीज को फील करना शुरू कर लेंगे कि उन लोगों ने क्या सोचा था, क्या समझा था, तो मैं सीरियसली कहता हूं एटलीस्ट 1 आवर और 2 आवर्स आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को अच्छे से रियलाइज कर लेने में, नॉट विजुअलाइज कर लेने में। एक कॉन्सेप्ट है बॉस, दिस इज नॉट अ मूवी। इसको रियलाइज करने में कि एक्चुअली क्या था, कि भी फर्स्ट लॉ में अगर उन्होंने लिखा है कि नेट फोर्स 0 है, तो वो क्या होगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। इसमें कहीं से भी F = ma नहीं है। ये सच में कह रहे हैं कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये वहां से नहीं आया कि F = ma, बाद में उसका एक स्पेशल केस दिख जाएगा। ये तब आया कि अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी है और सच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो देखने वाला इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है। H.C. वर्मा सर ने बड़ी खूबसूरती से इसको बुक में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप यहां से समझना शुरू करेंगे, मजा आ जाएगा काम का। तो वहां से फर्स्ट लॉ समझिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक्चुअली क्या है। फिर सेकेंड लॉ में जाएंगे, तब वहां पे आएगा कि अच्छा अब चलना शुरू हो गया तो A कितना हो जाएगा, वो M पे F पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा। तब वहां अगर आप F 0 करेंगे तो A 0 हो जाएगा, और वो एक स्पेशल केस दिखेगा जो फर्स्ट केस में था। बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग के, फर्स्ट लॉ के अंडरस्टैंडिंग के, हम सेकेंड लॉ में टेक्निकली, ऑफिशियली, जैसा भी कह ले, सही तरीके से तो पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप सेकंड पे पहुंचेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर थर्ड पे पहुंचेंगे। थर्ड पे पहुंच के मजा आ जाएगा आपको कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कुछ बातें ऐसी सोचेंगे, देखेंगे आप कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज सेम नेचर का होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, ऑलवेज एक दूसरे पे लगाता है, मतलब अब ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पे होगा, ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पे होगा। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज डिफरेंट बॉडीज पे होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ फिर समझ आएगा, और आप पूरे चैप्टर में देखोगे बॉस 3-4 चीजें ही हैं जो पूरे चैप्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अभी मैंने वो टेम्पटेशन की बात की कि न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हमें ये चीजें पक्की करनी है, क्योंकि अगर शुरू में कूद गए तो आप शायद गलत कॉन्सेप्ट के साथ आंसर निकालने की आदत डाल लें, जो बाद में बहुत मुश्किल होगा। शायद जे मेन ऑन द नीट निकल जाए, बट एडवांस्ड आपको फंसा जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर ख्याल रखेंगे आप लोग। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ पे पहुंच गए। जब थ्योरी समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आएगी, तो FBD आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम एक FBD हुआ। तब वहां से सिस्टम कैसे लिखते हैं वो समझेंगे। फिर आप डिफरेंट चीजें जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं, लाइक टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो कैसे होता है, क्यों अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, वो लिखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, वो थर्ड लॉ के साथ ही आप समझ लेंगे। ये सारी चीजें तब जब समझ लिया आपने, अभी तक सूडो छूइएगा भी मत।
तो अभी कहां पे होंगे आप? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे एचसी वर्मा सर के जो डेफिनेशन के साथ, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एचसीवी में, रेसनिक हेलिडे में जो थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं वो फिजिक्स को समझ लेने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेने के लिए। जब इतना कुछ कर लेते हैं आप, फिर अपने आप एफवीडी बनाने के बाद न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करते हैं, और अब तक आपको आइडिया हो जाता है कि विथ सम एजम्पशंस ग्राउंड फ्रेम को इनिशियल फ्रेम मान लिया गया है विथ सर्टेन कंडीशंस। आपको पता लगा कि इंटर प्लैनेटरी मूवमेंट है तो ये इनिशियल नहीं मान सकते। ऐसी सारी तमाम बातों के साथ अर्थ को इनिशियल फ्रेम मान करके आप काम करना शुरू कर देंगे। तब बारी आएगी कि यार सॉरी कि भाई लॉस ऑफ मोशन फेल भी हो सकता है। यस, जब अगर उसका डेफिनेशन है कि ऐसा हुआ तो इनिशियल फ्रेम होगा, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, और जब ऐसा नहीं होगा तो वहां से लॉस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इनिशियल फ्रेम। नॉन इनिशियल फ्रेम में लॉस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आप लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन साहब ने कहा कि जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब आप सोचो, आप ऐसा सोचो कि आप एकदम से कॉलेज से निकले और भागते हुए, मतलब तेज दौड़ लगा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेट करा रहे हैं अपने आप को, देयर इज सम एक्सेलरेशन, भागना शुरू किया, और आपके एकदम बहुत अजीज मित्र 2 किलोमीटर पे खड़ी हैं या खड़े हैं, अपने हिसाब से देख ली। अब 2 किलोमीटर पे हैं, अब आप उनको देख पा रहे हो, वो आपको देख पा रहे हैं, आप तेज भागना शुरू कर रहे हो, आप एक्सेलरेट हो रहे हो। आप फिजिक्स के लफ्जों में क्या कहोगे? शी इज एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स मी, बिकॉज आपके फ्रेम में वो आपकी तरफ एक्सेलरेट होती हुई दिखेंगी। तो अगर आपके फ्रेम में वो आपकी तरफ एक्सेलरेट होती हुई दिखी, इट मींस देयर इज सम एक्सेलरेशन इन दैट गर्ल विद रिस्पेक्ट टू यू। अब लॉस ऑफ मोशन तो फेल हो गया ना। वो तो ये कहते हैं कि जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन कोई अच्छा वाला, रियल और वर्चुअल नहीं हो सकता। वो तो किसी भी फ्रेम से देख रहे जो है वही है। तब कहेंगे ना 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 ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, आप नॉन इनिशियल फ्रेम हो गए, तो वहां पे लॉस ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तब वहां पे एक एडजस्टमेंट की बारी आती है, ठीक करने की बात आती है। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है तो आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए पहन लिया है, अब फैशन के लिए भी लोग पहन लेंगे, है ना। लेकिन अगर सच में वो एरर ठीक करने के साथ अगर पहन ले तो मुश्किलें आएंगी। तो जब आप इनिशियल फ्रेम में बैठे हैं बॉस, तो आपको फिर जरूरत नहीं है सूडो फोर्स लगाने की। जब आप नॉन इनिशियल फ्रेम में होंगे तब सूडो फोर्स लगाने की जरूरत है। तो इस फ्रंट में आपको ऐसे काम करना है कि कब सूडो फोर्स आएगा, तो इसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या मैं नॉन इनिशियल फ्रेम में हूं या नहीं हूं। अगर हूं तो आएगा सूडो फोर्स, नहीं हूं तो नहीं आएगा। यहां तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही, मुझे लगता नहीं कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। इसी फ्लो में चलते रहिएगा। इसके बाद एक चीज आएगा जो बहुत बड़ा विलन है इस चैप्टर का, दैट इज कांस्टेंट रिलेशन। ये एक बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम अरेंजमेंट सेट करते हैं तो ये चीजें आती हैं। जब भी हम अरेंजमेंट सेट करते हैं तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब वहां पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ब्लॉक कंस्ट्रेंट, वो मूवमेंट का कंस्ट्रेंट है। अब उसका बेसिक आइडिया लेना है। हम क्या करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम्स के जाल में इस तरह से ट्रैप में आ जाते कि लॉज ऑफ मोशन में सबसे मुश्किल चीज कंस्टेंट रिलेशन दिखता है, जो कि है ही नहीं, जो कि पार्ट ही नहीं है उस चैप्टर का। आपको बेसिक कंस्टेंट आना चाहिए जो आप मुश्किल से 15 to 20 मिनट्स में समझ जाते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक्स पे, सोर्सेस पे, रिसोर्सेस पे बिलीव करेंगे, एचसी वर्मा सर, यूरोडोप, क्रोटो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हॉलिक्स उठा लीजिए। कितने इनफाइनाइट पुलीज मिल जाएंगे आपको, आप वो चेक करिए, है ना। कितने डिफरेंट ब्लॉक अरेंजमेंट, आपने एक बार आइडिया सीख, अब उसके आप 4-5 मेथड समझते हैं। वर्चुअल वर्क डन का मेथड है, ये टेंशन का मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है, ये एबनॉर्मल मेथड है, ये डुप्लीकेट मेथड है, ये फलाना मेथड। भाई साहब बेसिक्स उसके समझ लो, सब बनना शुरू हो जाएगा। यस, कंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप क्रेग मरियम की बुक देखेंगे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको थोक में वो सारे खूबसूरत नज़ारे जो कंस्टेंट वाले वो दिख जाएंगे, जो अलग अलग बुक्स में हमें दिखती हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा टारगेट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या कर रहे हैं। अगर लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो कंस्टेंट इज नॉट लॉज ऑफ मोशन, वो मूवमेंट टेक्निक है, मूवमेंट एनालिसिस पे बेस्ड एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें अरेंजमेंट पढ़ना होता है, इसलिए हमें उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बट अप टू कौन से एक्सटेंट तक चाहिए वो हमें डिसाइड करना है।
ठीक है, तो वो कर लिया आपने। तो अगर बेसिक समझ जाएंगे कि भाई कैसे, हाँ ये पुली मूव करेगा तो दूसरा कितना मूव करेगा, कैसे लेंथ को कांस्टेंट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्टेंट को बहुत ध्यान से टारगेट करना है। और मैं ये फुल अथॉरिटी से कह रहा हूं, एक बार आपने उसके बेसिक समझ लिए बिना बहुत ज़्यादा हाई तौबा मचाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होगा कि मेरे को लॉज ऑफ मोशन में यार कंस्टेंट ही नहीं आता है। सबसे पहली बात तो आपका स्टेटमेंट गलत है, लॉज ऑफ मोशन कंस्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हाँ ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, प्योर लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ लिया सब कुछ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हाउ टू अप्लाई लॉज ऑफ मोशन, स्यूडो फोर्स, ये सब पढ़ लिया। कंस्ट्रेंट के बेसिक टेक्निक सब समझ लिया आपने, बेसिक सवाल लगा लिए, प्रीवियस ईयर्स कर लिया, एडवांस कर लिया, काम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाना है आपको, और इस तसल्ली से कि हाँ हमने टॉपिक समझा है, हमने सोचा है। और एक और चीज़ मैं अभी तुरंत डिस्कस कर लूँ आपसे कि भाई रिवीजन का तरीका अगर फिजिक्स की आप मेरे से पूछेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक क्या है ना, बुक से, कॉपी से, टेबल से अलग हटके थॉट प्रोसेस पे चले जाना। आपने जैसे कुछ भी टेबल पे लिखा, सॉल्व किया, कॉपी में न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपने कुछ भी बना लिया, आदत डालिए कि उसको दिमाग में चलाएं, चलते हुए, घूमते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए। आपको याद हो गया होगा, अच्छा ब्लॉक स्लाइड कर रहा था एक था, अच्छा क्यों ऐसा हुआ, नॉर्मल क्यों इधर लग गया, ऐसा क्यों नहीं लगा था, बैकवर्ड क्यों हो गया। अब उसको ना शुरू में रिजेक्ट करेगा आपका माइंड, इस एक्ट को, इस प्रैक्टिस को वो रिजेक्ट करेगा, वो कहेगा कि नहीं चलो कॉपी पेन निकालो। लेकिन हमें आदत डालनी है। एक बार जैसे आप इस हैबिट पे यूज टू हो गए, आप विनर है, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। आप घूमते हुए हाफ एन आवर में पता नहीं कितनी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे, कितने कॉन्सेप्ट पे आप कंट्रोल पा रहे होंगे, कितने फंडे आप एकदम से, उसको कहते हैं ना रीडिफाइन करने का मतलब अपने तरीके से उसकी अलाइनमेंट सेट करके अपने दिमाग में लेके आ रहे होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको इन सारी बातों का मतलब समझ आया होगा। और ये हवा में बातें नहीं, यही करते भी हैं हम, ठीक है। और इसके रिजल्ट्स भी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी फिजिक्स समझ रहे हैं, बहुत अच्छा मैथ समझ रहे हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री समझ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को संभाले रखना है, पॉजिटिव रहना है ना। और थोड़ा सा मैच्योर्ड हो जाना है कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। हर चीज की अपनी मेरिट है और हर चीज कुछ ना कुछ डिमांड करता है, तो वो डिमांड हमें पूरी करनी है, तभी वो आपकी डिमांड पूरी करेगा, ठीक है। तो चले फिर, मुझे लग रहा है कि आपको चलो अच्छा लगा होगा। और हो सकता है कुछ बातें ऐसी होंगी जिससे आप एग्री ना कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि भी हम आपके ऑपोजिट चल रहे हैं या आप हमारे ऑपोजिट चल रहे हो, ठीक है ना। कई बार होता है कि डिसएग्रीमेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब नहीं कि अपना प्यार मोहब्बत कम कर लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, फिर शेयर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे बेहद ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मैं अगर ये वर्ड कह रहा हूँ तो लिटरली इसका मतलब है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और आपका सपोर्ट मुझे एक ही तरीके से चाहिए कि आपको अगर सच में समझ आ रहा है, सच में अगर लग रहा है कि कुछ डिफरेंट, कुछ जेन्युइन, ठीक है, आपके हाथ है, आपके सामने है, और ऑनेस्टी अगर है तो आप जरूर इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी अगर शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं ऑलवेज ऐसी उम्मीद के साथ रहता हूँ कि मैं आप सभी से मुलाकात कर पाऊँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके।